वेलकम टू पवित्रा एकेडमी। और आज हम जो पेपर डिस्कस करेंगे सीटेट का वो है हमारा सितंबर 2015 पेपर 1 विच वाज हेल्ड ऑन 20th सितंबर 2015। तो आइए चलिए जल्दी से चलते हैं क्वेश्चंस पे और समझते हैं सभी प्रश्नों को बहुत ही डिटेल से। तो यस, दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। द पीरियड ऑफ इन्फेंसी या शैशव काल की अवधि कब से कब तक होती है? वेरी इजी क्वेश्चन। ये होती है हमारी जन्म से 2 वर्ष तक। ठीक है जी, फ्रॉम बर्थ टू 2 इयर्स जो हमारा टाइम पीरियड होता है उसको हम कहते हैं द पीरियड ऑफ इन्फेंसी या शैशव काल। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। अकॉर्डिंग टू पियाजे ए चाइल्ड बिटवीन 2 to 7 years। देखिए यहां पर हमें एज लिमिट का ध्यान रखना है। पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था में है? यस, देखिए अगर हम पियाजे की बात करें तो पियाजे की जो थ्योरी है उसका नाम क्या है? थ्योरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है जी, या हिंदी में हम कह सकते हैं संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक है, अब ये जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है इसमें इन्होंने 4 स्टेजेस दी हैं। कौन सी? सबसे पहले जो है वो सेंसरी मोटर है या संवेदी गतिक है। सेकंड वन इज प्री ऑपरेशनल, ये हमारी सेकंड स्टेज दी गई है। ये थर्ड स्टेज दी गई है मिंटू से कॉन्क्रीट ऑपरेशनल या मूर्त संक्रियात्मक। और ये वाली जो स्टेज बताई है ये फोर्थ बताई है जो कि होगी हमारी औपचारिक संक्रियात्मक। और अब अगर जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया है बात करें इनके टाइम पीरियड की, तो टाइम पीरियड के हिसाब से जो फर्स्ट स्टेज है जो संवेदी गतिक अवस्था है इसका टाइम पीरियड होता है जन्म से 2 वर्ष। और जैसा कि हमने अभी इससे पहले क्वेश्चन में देखा है आप कह सकते हैं कि ये शैशव काल की अवस्था है। ठीक है जी, या शैशवावस्था है। उसके बाद में अगर हम बात करें सेकंड स्टेज या पूर्व संक्रियात्मक तो इसका टाइम पीरियड है 2 से 7 वर्ष। अब अगर हम बात करें थर्ड स्टेज या कॉन्क्रीट ऑपरेशनल की मूर्त संक्रियात्मक की तो इसका टाइम पीरियड बताया है 7 से 11 वर्ष। और वहीं औपचारिक संक्रियात्मक या फोर्थ जो स्टेज है उसका टाइम पीरियड बताया गया है 11 से ऊपर। मतलब यदि आपकी आयु 11 वर्ष से ऊपर है तो ये माना जाता है कि आप फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में हैं। और अब अगर हम बात करें अपने प्रश्न की तो इसमें पूछा है 2 से 7 वर्ष, तो हमारा आंसर क्या होगा? पूर्व संक्रियात्मक या प्री ऑपरेशनल, और यू कैन से ऑप्शन नंबर 1 विल बी राइट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम डैश टू डैश। विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है। ठीक है जी, अब यहाँ से क्वेश्चन है प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट से। ओके, तो अब देखिए प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट में क्या है। एक हमारा प्रिंसिपल होता है सामान्य से विशिष्ट। ठीक है, जटिल से कठिन, देखिए आप खुद ही देखिए जटिल से कठिन और यू कैन से कॉम्प्लेक्स टू हार्ड, ये तो अपने आप में कुछ बन ही नहीं रहा है, तो ये कोई हमारा प्रिंसिपल नहीं होता है डेवलपमेंट का। विशिष्ट से सामान्य नहीं होता है, सामान्य से विशिष्ट होता है, तो ये भी नहीं होगा। और साधारण से आसान भी आपको पता है कि ऐसा कहीं कुछ नहीं होता है, तो ये भी नहीं होगा। साधारण और आसान एक ही बातें बता रहे हैं। और देखिए अगर मैं बात करूं सामान्य से विशिष्ट की तो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर चलते हैं कि देखिए शुरुआत में जब हमने अंग्रेजी सीखी या हिंदी सीखी तो भाई देखो सबने हमने एक सामान्य चीज सीखी, आपने भी यही सीखा होगा और मैंने भी कुछ ऐसे ही सीखा होगा, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ठीक है ना, कैपिटल में स्मॉल में। तो ये क्या चीजें थी? ये सामान्य थी, मतलब ये सभी के लिए थी। लेकिन क्या आज हम सबका जो इंग्लिश का लेवल है वो सेम है? एग्जैक्टली नहीं है। वो क्या है? वो स्पेसिफिक है। भाई मेरी जो इंग्लिश की नॉलेज है वो आपसे डिफरेंट होगी, कम भी हो सकती है ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन शुरुआत में क्या है, हमने शुरुआत एक जनरल चीज से की थी,
अब वो चीज विशिष्ट हो चुकी है। तो डेवलपमेंट का एक जो नियम है, प्रिंसिपल है, वो यही कहता है कि जो विकास है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है या जनरल से स्पेसिफिक की ओर चलता है। और अगर एक फिजिकल का मैं उदाहरण दूं तो आप समझ सकते हैं कि शुरुआत में जो बच्चा होता है वो सामान्य एक्टिविटीज करता है। जैसे कि मैं कहूँगा कि शुरुआत में हम सभी जब चल नहीं पाते हैं तो पड़े पड़े हाथ पैर हिलाते रहते हैं। फिर शुरुआत में हम एक एक कदम रख के चलना शुरू करते हैं। लेकिन आज हम में से कोई बहुत अच्छा एथलीट हो सकता है, कोई बहुत अच्छा डांसर हो सकता है, ठीक है, और कोई ऐसा भी हो सकता है जो ढंग से चल ही ना पाता हो। तो ये क्या है, ये विशिष्टता आ गई है, लेकिन शुरुआत में हम सभी ने एक ही तरीके से की है। तो ये हमारा ऑप्शन होगा सही, ऑप्शन नंबर 1, दैट जनरल टू स्पेसिफिक, डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, या विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है या बढ़ता है। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे कहा जाता है, एक बार देखते हैं इंग्लिश में भी। When adults adjust to the assistance they provide to facilitate progression of the child from current level of performance to potential level of performance, it is called, yes, क्या कहा जाता है इसको? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये जो क्वेश्चन है ये बना है कहां से, वाइगोत्स्की से, लेव वाइगोत्स्की से, ठीक है। लेव वाइगोत्स्की ने देखिए 3 चीजों की बात की है। एक उसने कहा है एमकेओ के बारे में, मोर नॉलेजेबल अदर, मतलब वो कोई भी व्यक्ति जिसको हमसे ज्यादा नॉलेज है। एक उन्होंने बात की है स्कैफोल्डिंग की। स्कैफोल्डिंग इज एक्सटर्नल टेम्परेरी सपोर्ट, जो मतलब बाहर से सहायता की जाती है, जो हमें कोई सपोर्ट देता है, हेल्प करता है, वो जो प्रोसेस होती है उसको क्या कहा गया है, स्कैफोल्डिंग। और एक कहा गया है जेडपीडी। जेडपीडी मतलब जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि जब हमें कोई बाहर से एमकेओ हमें स्कैफोल्डिंग देता है, हमारी सहायता करता है, हमें कुछ सिखाता है, तो उसके बाद हमारा लेवल जो है पहले से बढ़ जाता है। और ये जो बढ़ा हुआ क्षेत्र है, ये जो जोन है, इसको ही हम कहते हैं जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। ओके, और अब अगर हम बात करें क्वेश्चन की तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर क्या दिया गया है, असिस्टेंस दिया गया है, फैसिलिटेट दिया गया है, सहयोग है, ठीक है। तो ये क्या है, सारी बातें, ये जो सहयोग है ये क्या कहलाता है, स्कैफोल्डिंग, ठीक है। ये जो सपोर्ट कह सकते हैं, हेल्प कह सकते हैं, तो यही होगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर 2। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। The process of changing the existing schemas to include new information is called, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा या अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया कहलाती है। यस, क्या कहलाती है वो प्रक्रिया? और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चन हमारा बना है ये बना है कहां से, जीन पियाजे से। अब जीन पियाजे ने क्या बताया है कि भाई जो हमारे संज्ञान का विकास होता है, थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट दी है ना, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। तो उन्होंने कहा कि हमारे पहली बात तो संज्ञान में हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जिनमें हमारी जो जानकारी है वो सुरक्षित रहती है, अवधारणाएं बनी रहती हैं। तो वो उन्होंने नाम दिया क्या, स्कीमा, जिसका यहाँ पे जिक्र किया गया है, स्कीमास, ठीक है, उनको हम स्कीमा बोलते हैं। अब ये स्कीमा सारी जिंदगी एक जैसे नहीं रहते, ये बदलते हैं। और जब ये बदलते हैं तो बदलने के तरीके हैं जी 2। जो स्कीमा है उसके बदलने के 2 तरीके हैं। अब देखिए, बदलना मतलब मॉडिफिकेशन होना, ठीक है। मॉडिफाई करने के 2 तरीके कौन से हैं? एक तो हम जो पुराना है, ऑलरेडी है, उसके अंदर कुछ नया जोड़ दें, समथिंग न्यू। और एक हम जो पुराना ऑलरेडी है उसको हटा के उसकी जगह कुछ चेंज कर दें, ठीक है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें कि हमने एक बाइक ली और बाइक में हमने अगर कुछ नई एक्सेसरीज उसमें जोड़ दी है तो वो तो होगा नया जोड़ना। और एक हमने पुराना कुछ हटाकर और उसकी जगह पे नया लगा दिया है, तो हम उसको क्या कहेंगे, चेंज करना। और इनके इन्होंने थोड़े टेक्निकल नाम दिए हैं। जो न्यू आपने जोड़ा है उसको उन्होंने कहा क्या, एसिमिलेशन,
और यदि आपने कुछ चेंज किया है, पुराने को हटा दिया है, नया आपने उसके जगह पे फिक्स कर दिया है, उसको कहा गया एकोमोडेशन। ठीक है, अब प्रश्न को देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग, चेंज करना, नई जानकारी को शामिल करने के लिए अवधारणा में बदलाव करना। तो यहाँ पे बदलाव की बात आ रही है, तो मतलब अकोमोडेशन की बात आ रही है। मीन टू से ऑप्शन नंबर 3 अकोमोडेशन, या हिंदी में कहते हैं समायोजन। ठीक है जी, तो यही होगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि उसने चेंज किया है कुछ नया जोड़ने के लिए। ठीक है, तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, इन मिडिल चाइल्डहुड स्पीच इज मोर डैश रादर देन डैश। मध्य बाल्यावस्था में भाषा डैश के बजाय डैश अधिक है। अब देखिए, अगर आप समझ पा रहे हैं तो ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। कंट्रोवर्शियल इन द सेंस, अगर आप यहाँ पे देखें तो अगर हम इंग्लिश में देखते हैं तो आप क्या देखेंगे, इन मिडिल चाइल्डहुड स्पीच इज मोर, पहले के लिए मोर आ रहा है, रादर देन दूसरा, है ना, मतलब ये ज्यादा है इसके अपेक्षा। ठीक है, लेकिन अगर हम हिंदी में देखें तो आप क्या पाएंगे, मध्य बाल्यावस्था में भाषा इसकी बजाय इसमें अधिक है। ठीक है, आप शायद समझ पा रहे हैं, यहां पर जो पहला ब्लैंक है वो ज्यादा है दूसरे ब्लैंक से, जबकि यहां पर जो पहला ब्लैंक है वो कम है दूसरे ब्लैंक से। ठीक है, मध्य बाल्यावस्था में भाषा 1 के बजाय 2 में अधिक है ना, तो 2 अधिक है, यहां पर 1 अधिक है। तो ये क्वेश्चन कंट्रोवर्शियल था, लेकिन एज पर आंसर की मैं कहूंगा कि हिंदी वाला जो था उसके हिसाब से आंसर की बनाई गई है, और उसमें आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2 सामाजिकृत अहम केंद्रित। तो अब इस प्रश्न को समझते हैं। मध्य बाल्यावस्था में भाषा समाजीकृत के बजाय अहम केंद्रित अधिक है। ठीक है जी, यहां पर आएगा अहम केंद्रित। ठीक है, अधिक है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि देखिए, मध्य बाल्यावस्था एक टाइम पीरियड ऐसा होता है जब बच्चा ईगोसेंट्रिक स्पीच करता है, ईगोसेंट्रिक स्पीच, और यू कैन से अहम केंद्रित भाषा करता है, और इसी स्पीच को जीन पियाजे ने ईगोसेंट्रिक कहा है, और वहीं वाइगोत्स्की ने इसको प्राइवेट स्पीच कहा है। मतलब खुद से बात करते हैं बच्चे, आपने भी देखा होगा जो छोटे बच्चे हैं 3 4 5 साल के, वो शीशे के सामने खड़े होकर खुद से बातें करते रहते हैं, या कुछ भी काम करते हैं तो खुद से ही क्वेश्चन आंसर करते रहते हैं, अपने आप को कंट्रोल करने के लिए, अपने आइडियाज को कंट्रोल करने के लिए वो ऐसा करते हैं, अपने आप को निर्देश देने के लिए वो ऐसा करते हैं। तो यहां पर यही है कि भाई मध्य बाल्यावस्था में भाषा समाजीकृत कम होती है, मतलब औरों से कम बात करते हैं, अपने आप से ज्यादा बात करते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 हिंदी के हिसाब से सही होगा। ठीक है, वहीं अगर इंग्लिश की बात करते हैं तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि इन मिडिल चाइल्डहुड स्पीच इज मोर ईगोसेंट्रिक देन सोशलाइज। तो ये क्वेश्चन पेपर में गड़बड़ है, आप हिंदी के हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 सही मान के चलेंगे। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि बाल केंद्रित का मतलब क्या है, कि भाई बच्चा जो है पूरे एजुकेशन सिस्टम के सेंटर में बच्चा है, बच्चे के लिए शिक्षा बनी है, बच्चा शिक्षा के लिए नहीं बना है। बच्चे के लिए सिस्टम बनाया गया है, बच्चा सिस्टम के लिए नहीं बना है। हर बच्चा पढ़ सकता है, हमें आवश्यकता है उसके लेवल तक जाके उसको पढ़ाने की, उसकी क्षमता को समझने की और उसको निखारने की। ओके, तो अब चलते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। हैंड्स ऑन एक्टिविटीज फॉर किड्स, बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां। बच्चों का एक कोने में बैठना, देखो ये तो बिल्कुल गलत हो गया भाई। प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम का मतलब क्या है कि भाई हम एक रिस्ट्रिक्टेड इन्वायरमेंट में करेंगे, तो ये भी गलत हो जाएगा। वे गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या पता है कि भाई प्लेवे मेथड से पढ़ाना चाहिए बच्चों को। तो हमारा जो सबसे पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां।
या हैंड्स ऑन एक्टिविटीज फॉर किड्स, यही होगा हमारा आंसर। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में डैश बुद्धि उच्च स्तरीय थी। द क्लास टीचर ऑब्जर्व राघव इन हर क्लास प्लेइंग मेलोडियस सेल्फ कंपोज्ड म्यूजिक ऑन हिज कीबोर्ड। उन्होंने देखा कि भाई राघव नाम का एक लड़का है और वो बहुत अच्छी एक धुन बना रहा है जो कि उसने खुद ही कंपोज की है, तो उसमें किस प्रकार की इंटेलिजेंस होगी। अब ये जो क्वेश्चन है ये बना है कहाँ से, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस से। ठीक है जी, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, और ये थ्योरी दी किसने, होवर्ड गार्डनर ने। ठीक है जी, होवर्ड गार्डनर ने क्या बताया कि भाई बुद्धि कोई एक चीज नहीं है, बुद्धि बहुत अलग अलग प्रकार की होती है। उन्होंने ही बताया, देखिए 4 प्रकार की तो यहीं पर लिखी है, स्पेशल इंटेलिजेंस होती है, बॉडीली काइनेस्थेटिक होती है, म्यूजिकल होती है और लिंग्विस्टिक भी होती है, या हिंदी में हम कहेंगे स्थानिक, शारीरिक, गतिबोधक, संगीतमय और भाषाई। और देखिए यहाँ पर बड़ा इजी क्वेश्चन है क्योंकि वो संगीत बजा रहा है, अपने आप से कंपोज कर रहा है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, म्यूजिकल इंटेलिजेंस है राघव के अंदर। ओके, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, यह दर्शाता है कि अध्यापक, देखिए जेंडर ये डिटरमाइन नहीं करता है कि आप किस सब्जेक्ट में अच्छे होंगे किस में नहीं होंगे, द वेरी फर्स्ट थिंग। और यदि ऐसा टीचर सोच रहा है, पहले से ही उन्होंने एक प्रिजुडाइज बना रखा है अपने दिमाग में, लड़के ऐसे होते हैं और लड़कियां ऐसी होती हैं, तो इस प्रकार की सोच को ही क्या कहा जाता है, जेंडर बायस्ड या लिंग पक्षपाती। वो लिंग के आधार पे पक्षपात कर रहा है कि जो लड़के हैं वो नेचुरली मैथमेटिक्स में अच्छे होंगे, लड़कियां नहीं होंगी। तो ये हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। इंक्लूसिव एजुकेशन अज्यूम्स दैट वी शुड चेंज द डैश टू फिट द डैश। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें डैश को डैश के अनुरूप बदलना है। देखिए अब सबसे पहले समझते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब क्या है। नाउ देयर इज अ वर्ड इन इंक्लूसिव एजुकेशन, व्हाट इज इंक्लूड। इंक्लूड करने का मतलब क्या होता है, शामिल करना। ठीक है, अब देखिए जब RTE 2009 जो आया, उसने क्या कहा कि भैया जो शिक्षा है वो हमें 100% करनी है। ठीक है, अब 100% में ये पाया गया कि भाई कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो वंचित वर्ग से हैं, फिर कुछ कुछ ऐसे भी कल्चर हैं जहाँ पे लड़कियों को शिक्षा नहीं दी जाती है, जहाँ पे जो फिजिकली चैलेंज्ड हैं उनको शिक्षा नहीं दी जाती है, तो उनको भी इंक्लूड करना था ना, तो उसके हिसाब से क्या चलाया, इंक्लूसिव एजुकेशन। और अब अगर हमें उनको भी इंक्लूड करना है, उनको भी शिक्षा देनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा चाइल्ड के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, वी शुड चेंज द सिस्टम टू फिट द चाइल्ड, कि बच्चा उसके अंदर फिट हो सके, इस हिसाब से हमें व्यवस्था को चेंज करना होगा बच्चे के अनुरूप। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। और यू कैन से समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। Children have the potential to create knowledge and make meaning. From this perspective, the role of teacher is that of। बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका है। यस, क्या भूमिका होगी शिक्षक की, और ये देखिए हम कहेंगे, पहली बात तो ये क्वेश्चन रिलेटेड है किससे, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच से। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच यही कहती है, या रचनावादी उपागम यही कहता है कि भाई बच्चा जो है वो ज्ञान का निर्माण खुद करता है, हमें बस उसको एक इन्वायरमेंट देना है, वो उस इन्वायरमेंट से स्वयं ज्ञान का निर्माण कर लेगा। बात नंबर 1। आफ्टर दैट जो हमारा NCF 2005 है, वो इसी रचनावाद या कई बार इसको संरचनावाद भी कह दिया जाता है, वो उसी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, और उसमें जो टीचर को कहा गया है वो कहा गया है फैसिलिटेटर या सुगमकर्ता।
और यहाँ पर टीचर का सुगमकर्ता कहने से मतलब यही है कि टीचर को बच्चे के लिए एक इन्वायरमेंट ऐसा बनाना है जिससे वो अपने ज्ञान का निर्माण कर पाए, मतलब चीजों को सुगम करना है, उसको सिखाना नहीं है, सीखने के लिए इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, फैसिलिटेटर बनना है, या एक और भी शब्द बनता है वो क्या है, गाइड। हमें बच्चे को गाइड करना है, ठीक है, या मार्गदर्शक की भूमिका बताई गई है किसमें, एनसीएफ 2005 में। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है, ठीक है। जब भी नोट का क्वेश्चन आएगा तो आपको विशेष ध्यान रखना है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन। देखते हैं जी, हायर ऑर्डर मेंटल प्रोसेसेस, बिल्कुल सही बात है जी, गिफ्टेड है तो हायर ऑर्डर मेंटल प्रोसेस तो होगी ना, ठीक है। हाई सेल्फ एफिकेसी या उच्च आत्म क्षमता, ये भी सही बात है जी, ठीक है, हाई एफिकेसी होती है, आत्म क्षमता बहुत ज्यादा होती है। बिलो एवरेज मेंटल प्रोसेसेस, ये नहीं, बिलो एवरेज मेंटल प्रोसेसेस गिफ्टेड स्टूडेंट का नहीं हो सकता। और क्योंकि क्वेश्चन में नोट पूछा गया है तो यही होना चाहिए हमारा आंसर। फिर भी ऑप्शन नंबर 4 देख लेते हैं, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इंसाइटफुली, ये भी सही होगा। तो क्योंकि नेगेटिव में पूछा गया है तो यही होगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर 3, दैट इज निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं। जी नहीं, उनकी जो मानसिक प्रक्रियाएं हैं वो निम्न नहीं होती हैं, वो उच्च होती हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। अकॉर्डिंग टू प्री कन्वेंशनल लेवल ऑफ कोलबर्ग्स थ्योरी, टू विच ऑफ द फॉलोइंग वुड एन इंडिविजुअल टर्न व्हेन मेकिंग ए मोरल डिसीजन, ठीक है। कोलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा, ठीक है जी। अब देखिए मैं थोड़ा सा बता देता हूं कोलबर्ग के बारे में। कोलबर्ग की जो थ्योरी का नाम था वो क्या था, थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, ठीक है जी, या हम हिंदी में कहते हैं नैतिक विकास का सिद्धांत। और इसमें कोलबर्ग ने क्या कहा कि भाई ये चीज मैटर नहीं करती है कि हम किस चीज को नैतिक कहते हैं, किस चीज को अनैतिक कहते हैं। मैटर जो करता है वो ये करता है कि हम उसके पीछे तर्क क्या देते हैं, कि हम किस बिहाफ पे किसी चीज को नैतिक या अनैतिक कह रहे हैं, असल वो मैटर करता है। और इसी के आधार पर उन्होंने क्या कहा, 3 लेवल्स दिए या 3 स्तर दिए मोरल डेवलपमेंट के, और 6 स्टेजेस बताई, हर लेवल में 2 स्टेजेस बताई या 2 क्या बताए, चरण बताए, ठीक है। और जो सबसे पहला लेवल था वो क्या था हमारा, प्री कन्वेंशनल। जो दूसरा था वो था हमारा कन्वेंशनल, और जो तीसरा है वो है हमारा पोस्ट कन्वेंशनल, या अगर हम हिंदी में कहें तो पूर्व परंपरागत पहला, आफ्टर दैट परंपरागत, और तीसरा हमारा उत्तर परंपरागत। ये 3 उन्होंने स्तर दिए, ठीक है। तो अब जो सबसे पहला है वो क्या है, प्री कन्वेंशनल। तो इसमें देखते हैं, इसमें जो सबसे पहला है यही क्या है, इसका सही आंसर है, और यही हमारी सबसे पहली स्टेज होती है, पोटेंशियल पनिशमेंट इन्वॉल्व, ठीक है। तो मतलब बच्चा तर्क क्या देगा कि भाई मैं गलत क्यों नहीं करूं, या मैं इमोरल काम क्यों नहीं करूं, क्यों, क्योंकि अगर मैं ये करूंगा तो मुझे बदले में पनिशमेंट मिलेगा। और अगर आपकी सोच ऐसी है तो आप वो जो तर्क दे रहे हो, वो जो आपकी मोरालिटी है, वो किसके ऊपर बेस्ड है, फर्स्ट स्टेज के ऊपर बेस्ड है, ओ या मैं कहूंगा फर्स्ट लेवल के ऊपर बेस्ड है, प्री कन्वेंशनल लेवल। तो हमारा आंसर क्या होगा, पोटेंशियल पनिशमेंट इन्वॉल्व और अंतर्निहित संभावित दंड, क्योंकि ये रिलेटेड है किससे, फर्स्ट लेवल से। और यदि कोलबर्ग से रिलेटेड आपको कुछ भी जानना है तो आप हमारे चैनल या वेबसाइट पे जाके, वहाँ वीडियोस हैं, आप उनमें जाके समझ सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। रिगार्डिंग लर्नर्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस द टीचर शुड, शिक्षार्थियों की वैयक्तिक विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए, यस क्या करना चाहिए, विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। बिल्कुल सही बात है, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही जा रहा है। निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का, जी नहीं, केवल निगमनात्मक नहीं करेंगे, केवल कलन विधि या एल्गोरिदम का प्रयोग नहीं करेंगे,
केवल याद करने की बात नहीं करेंगे। देखिए क्वेश्चन में दिया गया है क्या, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, मतलब हर बच्चा अलग तरीके से सीखता है, और अगर अलग तरीके से सीखता है तो हमें वैरायटी ऑफ लर्निंग सिचुएशन देनी चाहिए, और यही हमारा होगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर 1। ओके, चलिए जी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट? कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? अगेन नहीं वाला क्वेश्चन है, विशेष ध्यान रखना है। ऑल डेवलपमेंट फॉलोज ए सीक्वेंस, बिल्कुल सही बात है भाई, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है, ठीक है, उसी को फॉलो करते हैं। ऑल एरियाज ऑफ डेवलपमेंट आर इंपॉर्टेंट, बिल्कुल सही बात है जी, सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण है, ठीक है। ऑल डेवलपमेंट रिजल्ट्स फ्रॉम एन इंटरेक्शन ऑफ मैच्योरेशन एंड एक्सपीरियंस, ये भी बिल्कुल सही बात है, सभी विकास परिपक्वन और अनुभव की अंतःक्रिया के परिणाम होते हैं, बिल्कुल बात सही है। ऑल डेवलपमेंट एंड लर्निंग प्रोसीड एट एन इक्वल रेट, ये बात गलत है, इक्वल रेट पे नहीं होते हैं, समान रेट पे या समान गति से समान दर से नहीं बढ़ते हैं, सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, ऐसा नहीं है। और क्योंकि क्वेश्चन नोट में था तो यही होगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर 4। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ कंडक्टिंग असेसमेंट? आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका क्या है, देख लेते हैं जी। असेसमेंट शुड बी एट द एंड ऑफ द सेशन, जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मान के चलिए कि भाई आप, एक बच्चा सारा साल पढ़ता है और एंड ऑफ द सेशन उसको कुछ गड़बड़ हो जाती है, बीमार हो जाता है, तो क्या उसका पूरा साल बर्बाद माना जाए? बिल्कुल भी नहीं, तो ये चीज गलत होगी। असेसमेंट इज एन इनबिल्ट प्रोसेस इन टीचिंग लर्निंग, ये बात बिल्कुल सही जा रही है। आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है, ये उसके अंदर इनबिल्ट है, इसके बिना शिक्षण अधिगमन हो ही नहीं सकता, ये बात सही चल रही है। आकलन एक शैक्षणिक स्तर में 2 बार करना चाहिए, देखिए 1 बार या 2 बार की बात नहीं है। ये क्वेश्चन है हमारा CCE से, कंटिन्यूअस एंड कंप्रीहेंसिव इवेल्युएशन या सतत तथा व्यापक मूल्यांकन की बात चल रही है। उसमें क्या कहा गया है, मूल्यांकन सतत होना चाहिए, लगातार होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, तो साल में 1 बार या 2 बार को हम सपोर्ट नहीं करेंगे। असेसमेंट शुड बी डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंसी एंड नॉट बाय द टीचर, ऐसा भी कहीं कुछ नहीं दिया गया है, मतलब कहने का ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही होगा। असेसमेंट इज एन इनबिल्ट प्रोसेस इन टीचिंग लर्निंग। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू क्रिएटिविटी? निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है? और देखिए जो संबंधित होता है वो होता है डाइवर्जेंट थिंकिंग, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा बता देता हूं डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट के बारे में, या कहेंगे अपसारी और अभिसारी के बारे में। एक होता है डाइवर्जेंट थिंकिंग या अपसारी चिंतन, मतलब एक ही समस्या के अलग अलग समाधान सोचना, ये हमारा क्या कहलाता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग या अपसारी चिंतन। और वहीं जब हम बहुत सारे फैक्ट्स के आधार पर कोई एक कंक्लूजन निकालते हैं, किसी एक हम डिसीजन पर पहुंचते हैं, तो उसको कहा जाता है कन्वर्जेंट थिंकिंग या अभिसारी चिंतन। लेकिन एज फार एज कंसर्न विद क्रिएटिविटी या सृजनात्मक तक जहां तक संबंध है, वहां पर हमें किस चीज की आवश्यकता है, हमें डाइवर्जेंट थिंकिंग की, हमें अलग अलग तरीके से चीजों को क्योंकि क्रिएट करना है, हमें समस्या का समाधान भी करना होगा, तो उसके लिए हमें अलग तरीके से सोचना पड़ेगा, मीन टू से डाइवर्जेंट थिंकिंग चाहिए हमें उसके लिए, और यही होगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर 1, डाइवर्जेंट थिंकिंग या अपसारी चिंतन। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18। Which one of the following statements about children would Vygotsky agree with? बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते? अब देखिए मैं थोड़ा सा वाइगोत्स्की के बारे में बता देता हूं। वाइगोत्स्की की थ्योरी का नाम क्या है, थ्योरी ऑफ सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट, ठीक है जी, या हिंदी में हम कहेंगे सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, ठीक है जी, जो वाइगोत्स्की है उनकी थ्योरी का नाम है।
वाइगोत्स्की का क्या मानना था कि भाई जो हमारे कोग्निशन का डेवलपमेंट होता है, जो हमारे संज्ञान का विकास होता है, उसमें समाज और संस्कृति का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। यहां तक बात ठीक है? ठीक है। तो अब यहां पे बात आती है, चिल्ड्रन लर्न थ्रू सोशल इंटरेक्शन विद पीयर्स एंड अडल्ट्स। ये बात बिल्कुल सही जा रही है, पहला ही ऑप्शन सही लग रहा है। और भी देख लेते हैं, चिल्ड्रन लर्न व्हेन दे आर ऑफर्ड ल्यूक्रेटिव रिवॉर्ड्स। जी नहीं, उसने रिवॉर्ड की बात नहीं की है, आकर्षक पुरस्कारों की बात नहीं की है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। मतलब जब हम बड़ों के साथ रहते हैं, अपने समाज में रहते हैं, हम अपने आप ही सीख जाते हैं। कुछ ऐसा कहा किसने? वाइगोत्स्की ने। ओके। चिल्ड्रंस थिंकिंग कैन बी अंडरस्टूड बाय कंडक्टिंग लेबोरेटरी। जी नहीं, प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किए जाए, ऐसा तो नहीं कहा गया है। किसके द्वारा? वाइगोत्स्की के द्वारा। ये भी गलत होगा। जन्म से शैतान होते हैं, दंड देकर नियंत्रित किया जाए, ये भी नहीं होता है। मतलब कहने का हमारा ऑप्शन नंबर 1 होगा बिल्कुल सही, कि बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। यस, इस शब्द पे ध्यान दीजिए, सामाजिक, और यही है उनकी थ्योरी का नाम। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19। चिल्ड्रन आर, बच्चे कैसे होते हैं भाई? बच्चे क्यूरियस बीइंग हु यूज देयर ओन लॉजिक एंड एबिलिटीज टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड अराउंड देम। बिल्कुल एग्जैक्ट जो जीन पियाजे ने कहा है, वही बात लिखी है ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, कि जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का प्रयोग करते हैं। यही सही होना चाहिए। और भी ऑप्शन देख लेते हैं। चिंतन में वयस्कों की भांति होते हैं और जो वे बड़े होते हैं उनके चिंतन में गुणात्मक वृद्धि होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इवन ऐसा होता है कि बच्चे भी बड़ों के जितना ही सोचते हैं, बस उनके सोचने का प्रकार अलग होता है। ठीक है, तो ये गलत होगा हमारा। रिते बर्तन के समान होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। रिते बर्तन नहीं होते हैं, एम्प्टी वेसल्स बच्चे नहीं होते हैं। पैसिव बीइंग्स, यस, पैसिव बीइंग्स नहीं होते, निष्क्रिय जीव नहीं होते हैं। तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 विल बी आवर आंसर। ठीक है, यही ठीक होगा। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट चिल्ड्रंस एरर्स इज करेक्ट। बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, अब एक बात आती है, जब भी हम बात करते हैं गलतियों की, त्रुटियों की, एरर की, तो हमें उसको एक बर्डन के रूप में नहीं लेना है, हमें उसको एक रिसोर्स के रूप में लेना है। रिसोर्स के रूप में कैसे? देखिए, सीधी सी बात है, सबसे पहली बात तो ये कि गलती करेगा कौन? जो कुछ करेगा। ठीक है, अगर कोई बच्चा कुछ कर ही नहीं रहा है तो इसका मतलब वो गलती भी नहीं कर रहा है। यहां तक बात क्लियर है। अब कोई भी व्यक्ति यदि किसी काम को पहली बार करता है तो वो गलतियां करता है, जो कि हमें बच्चे की गलतियों को एक्सेप्ट करना है और उसको हमें यूज करना है किस काम के लिए, ताकि हम ये समझ पाए कि देखो ये यहां पर पर्टिकुलर गलती करता है तो इसका मतलब ये इस तरीके से सीखेगा। ठीक है, उससे हमें क्या है, सहायता मिलती है, उससे हम एक अच्छे तरीके से बच्चे को सिखा सकते हैं। ठीक है, तो हमें किस तरीके से उसको डील करना है, अब ऑप्शन को देख लेते हैं जी। चिल्ड्रन कमिट एरर्स बिकॉज दे आर केयरलेस। जी नहीं, बिल्कुल गलत बात है। आप भी तो गलतियां करते हैं, हम भी गलतियां करते हैं, तो ये गलत होगा। बच्चों की त्रुटियों उनको सीखने की प्रक्रिया का अंग है, बिल्कुल सही बात है। चिल्ड्रंस एरर आर पार्ट ऑफ देयर लर्निंग प्रोसेस। भाई सभी की एरर लर्निंग प्रोसेस का पार्ट है ना। ठीक है, तो ये होगा हमारा आंसर होना चाहिए। आगे भी देख लेते हैं। चिल्ड्रन कमिट एरर्स व्हेन द टीचर इज lenient। नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, लीनियंसी की बात नहीं है, हर कोई करता है एरर। तो चिल्ड्रंस एरर आर इनसिग्निफिकेंट। जी नहीं, ये तो सिग्निफिकेंट होती है, तो ये ऑप्शन भी गलत जा रहा है। ठीक है, महत्वहीन है, ऐसा नहीं है भाई महत्वहीन है, महत्व होता है उनका। तो ऑप्शन नंबर 2 ही होगा हमारा आंसर, कि भाई वो एक पार्ट है, वो एक भाग है, वो सीखने की प्रक्रिया का एक अंग है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21। अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा के सभी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझे। इसके लिए शिक्षक को चाहिए, यस, ए टीचर नीड्स टू एंश्योर दैट ऑल लर्नर्स इन हर क्लास फील एक्सेप्टेड एंड वैल्यूड। टू डू दिस द टीचर शुड, यस, क्या करना चाहिए भाई? मेक स्ट्रिक्ट रूल्स, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। और पनिश करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं भाई, हम पनिश नहीं करेंगे बच्चों को।
look down upon children from disadvantaged background so that they feel that they have work harder। नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि भाई हम वंचित पृष्ठभूमि के बच्चे को तिरस्कार करेंगे, बिल्कुल गलत बात जा रही है, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। उन शिक्षार्थियों का पता लगाए जो अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हैं और संपन्न घरों से हो, नहीं भाई हमें ऐसे भेदभाव नहीं करना है, ठीक है ना, गुड इंग्लिश के ऊपर हम बच्चों को नहीं बांटेंगे। गेट टू नो द सोशल एंड कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ अवर स्टूडेंट्स एंड एनकरेज, वेरी गुड, डाइवर्स ओपिनियंस इन द क्लास, बिल्कुल सही बात है। अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करें। यस, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही कह रहा है कि हमें इसको भी एक रिसोर्स के रूप में ही लेके चलना है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22। सुरेश जनरली लाइक्स टू स्टडी अलोन इन ए क्वाइट रूम whereas मदन लाइक्स टू स्टडी इन ए ग्रुप with his friends. This is because of difference in their। सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है, जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। यह उनके डैश में विभिन्नता के कारण है। अब ये जो डैश है यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा लर्निंग स्टाइल, अधिगम शैली। क्यों? क्योंकि देखिए हम सभी की लर्निंग की शैलियां अलग अलग होती हैं, और अगर आपको इससे रिलेटेड वीडियो देखना है तो आप लर्निंग में जाके हमारे चैनल पे या वेबसाइट पे, वहां पे आप इजीली देख सकते हैं। लर्निंग स्टाइल का मतलब क्या है कि देखिए कोई व्यक्ति होता है वो सुनकर ज्यादा सीखता है, कोई होता है वो देखकर ज्यादा अच्छे से सीखता है, कोई होता है कि बोलकर ज्यादा सीखता है, ठीक है, कोई होता है टच करके ज्यादा सीखता है, कोई होता है कि शारीरिक मूवमेंट्स करके ज्यादा सीखता है, कोई होता है कि भाई वो ट्यून करके ज्यादा सीखता है, मतलब राइमिंग वगैरह में गाने सुनकर ज्यादा जल्दी सीखता है। तो ये सभी के अलग अलग लर्निंग स्टाइल है, और इसी तरीके से लर्निंग स्टाइल ऐसे भी हैं कि कुछ व्यक्ति होते हैं जो इंडिविजुअल सीखते हैं, है ना, अकेले में बैठ के पढ़ के उनको बड़ा अच्छा लगता है, समझ में आता है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो ग्रुप में ना जाए तब तक उनको समझ में नहीं आता। तो ये सबके अलग अलग लर्निंग स्टाइल है, और यही आया है इस क्वेश्चन के अंदर। ओके, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23। इंडिया हैज ए लॉट ऑफ linguistic diversity in this context. What is the most appropriate statement about multilingual classrooms at primary level, especially class 1 and 2? भारत में भाषिक विभिन्नता बहुत है। इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा पहली और दूसरी के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन है। यस, क्या कहा जाना चाहिए? स्टूडेंट शुड बी पेनलाइज्ड फॉर यूजिंग देयर मदर टंग और लोकल लैंग्वेज। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, दंडित नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हम तो भाई प्रमोट कर रहे हैं किसको? मदर टंग को, है ना। क्योंकि हम ये मानते हैं कि जब बच्चा प्राइमरी में आता है, पहली और दूसरी क्लास में आता है, तो हमें उसको मदर टंग में ही पढ़ाना है, और यही कहा गया है किसमें, जो NEP हमारा 2020 की बात आई है उसमें यही तो कहा गया ना, मदर टंग को लेके चलना है हमें प्राइमरी सेक्शन में। तो ये हमारा गलत हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, द स्कूल शुड एडमिट ओनली दो स्टूडेंट्स हुज मदर टंग इज द सेम एज द लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन। जी नहीं, ये भी गलत है। आप कभी भी किसी को एडमिशन से मना नहीं कर सकते हैं, और लैंग्वेज के बिहाफ पे तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, हमें उसको रिसोर्स समझ के चलना है। ओके, द टीचर शुड रिस्पेक्ट ऑल लैंग्वेजेस एंड इनकरेज चिल्ड्रन टू कम्युनिकेट इन ऑल ऑफ देम। ये बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन भी देख लेते हैं, द टीचर शुड इग्नोर चिल्ड्रन। नहीं, इग्नोर नहीं करेंगे, मतलब कहने का ऑप्शन नंबर 3 ही हमारा आंसर होगा, बिल्कुल सही। ओके, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 24। व्हाट इज मीन्ड बाय नेचर इन नेचर नर्चर कंट्रोवर्सी? प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? देखिए, एक चीज है नेचर और एक चीज है नर्चर। नेचर का मतलब क्या? प्रकृति, और नर्चर का मतलब क्या? पोषण, ठीक है। अब देखिए, प्रकृति से मतलब क्या है? वो चीजें जो हमें प्रकृति की तरफ से मिली है, और प्रकृति की तरफ से मुझे क्या मिला है? मुझे जो मिला है हेरिडिटी से, मतलब कहने का कि भाई मेरा जो कॉम्प्लेक्शन है, मेरी वॉइस है, मेरी आंखों का रंग है, मेरी हाइट है, ये सारी चीजें मुझे कहाँ से मिली हैं? हेरिडिटी से मिली है, मतलब बाय नेचर मिली है मुझे, बाय बर्थ मेरे पास है, मेरे जीन्स में ये चीजें लिखी हुई हैं। और लेकिन कुछ चीजें पोषण से आई है। पोषण मतलब कि मुझे किस स्कूल में पढ़ाया गया है, क्या मुझे खिलाया गया है, किस इन्वायरमेंट में रखा गया है, ठीक है।
तो मैं कहूंगा कि इनको क्या कहा जाता है, ये हेरिडिटी होती है हमारी, जो हमें प्रकृति से मिलती है। और ये हमारा क्या है, इन्वायरमेंट, जो हम बाहर से सीखते हैं अपने आसपास के वातावरण से। ये क्या है, वंशानुक्रम, और ये क्या है, वातावरण। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, व्हाट इज मीन्ड बाय नेचर, कि नेचर क्या है जी, नेचर तो हेरिडिटी होती है। तो यही होगा हमारा आंसर, द इन्वायरमेंट अराउंड अस, जी नहीं, ये तो नर्चर है। टेम्परामेंट ऑफ द इंडिविजुअल, ये भी नहीं होगा। कॉम्प्लेक्स फोर्सेज ऑफ द फिजिकल सोशल वर्ल्ड, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 आप देखिए, बायोलॉजिकल गिवंस ऑफ द हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, यही होगा हमारा आंसर। क्या, जैविकीय विशेषताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा होगा बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। मास मीडिया इज बिकमिंग a very important agency of socialization. Which one of the following is the most appropriate statement? जन संचार माध्यम सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सबसे उपयुक्त है? ठीक है जी, देख लेते हैं। मीडिया इज ए वेरी गुड वे ऑफ एडवर्टीज एंड सेल प्रोडक्ट्स, जी नहीं, यहाँ पे एडवर्टीजमेंट की और प्रोडक्ट बेचने की बात तो नहीं चल रही है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। समाजीकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा किया जाता है, ये भी नहीं है भाई, हम करते हैं, मल्टीमीडिया भी काम करता है। एक्सेस टू मास मीडिया इज ग्रोइंग एंड मास मीडिया इन्फ्लुएंसेस एटीट्यूड, वैल्यूज एंड बिलीव्स, बिल्कुल सही बात है। जन संचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जन संचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है, ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। फोर्थ भी देख लेते हैं, चिल्ड्रन कैन नॉट डायरेक्टली इंटरेक्ट विद मीडिया, बच्चे संचार माध्यमों के साथ प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया नहीं करते हैं, जी नहीं, क्यों नहीं करते, करते तो हैं। फेसबुक है, हमारा व्हाट्सएप है, इंस्टा है, न्यूज चैनल्स हैं, ठीक है, ये सभी क्या है, सोशल मीडिया है, टीवी है, यूट्यूब है, तो इनसे अंतःक्रिया करते तो हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 होगा बिल्कुल सही हमारा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। हाउ चिल्ड्रन लर्न, बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, देखिए नोट वाला आया है, फिर से मैं कहूंगा विशेष ध्यान रखना है, कौन सा सही नहीं है। बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं, बिल्कुल सही बात नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है भाई, कक्षा से बाहर भी तो सीखते हैं, ऐसा नहीं है। तो यही आंसर होना चाहिए क्योंकि नहीं पूछा गया है। आगे देख लेते हैं, चिल्ड्रन लर्न व्हेन दे आर कोग्निटिवली रेडी, ये बात सही है। बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं, भाई जब तक वो सीखने के लिए रेडी ही नहीं है तब तक आप कैसे सिखा सकते हैं, बात बिल्कुल सही है। चिल्ड्रन लर्न इन ए नंबर ऑफ वेज, ये बात भी सही है, अनेकों प्रकार से सीखते हैं, अभी हमने लर्निंग स्टाइल्स की बात की। चिल्ड्रन लर्न एज दे आर नेचुरली मोटिवेटेड, ये बात भी सही है, क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं, हमें प्रेरणा देने की ज्यादा जरूरत नहीं है, वो खुद अंदर से भी प्रेरित होते हैं। क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया था नोट, कौन सा नहीं है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 27। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज शुड ए प्राइमरी स्कूल टीचर अडॉप्ट टू मोटिवेट हर स्टूडेंट्स, ठीक है जी, कौन सी उसको पद्धति अपनानी चाहिए, रणनीति अपनाना चाहिए मोटिवेट करने के लिए, अभिप्रेरित करने के लिए अपने प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थियों को। ठीक है जी, एनकरेज कंपटीशन फॉर मार्क्स, जी ये चीज तो गलत आ गई है कि भाई अंक लाने के लिए स्पर्धा को प्रोत्साहित करना, बिल्कुल गलत बात है। यूज इंसेंटिव्स, रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट, जी नहीं, हम ये तो कर ही नहीं सकते, ये भी यहाँ पर गलत हो रहा है। हेल्प चिल्ड्रन टू सेट गोल्स एज पर देयर इंटरेस्ट एंड सपोर्ट देम इन वर्किंग टुवर्ड्स द सेम, ये बात सही हो सकती है। बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने के उद्यम में सहायता करना, बिल्कुल हमारा काम ही फैसिलिटेटर का है ना, अभी हमने डिस्कस किया था। चलिए फोर्थ भी देख लेते हैं, सेट स्टैंडर्ड गोल्स फॉर द एंटायर क्लास एंड हैव रिजिड पैरामीटर्स टू असेस अचीवमेंट ऑफ दीज गोल्स, नहीं ऐसा नहीं होगा, तो यही होगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही। फोर्थ में क्या दिया है कि भाई आप कुछ लक्ष्य रख देंगे, रिजिड लक्ष्य रखेंगे, ये तो करना ही करना पड़ेगा, उससे बच्चा नहीं सीखता है, बच्चा अपने इंटरेस्ट से सीखेगा, अपनी रुचि के आधार से सीखेगा और अपने ही खुद के लक्ष्यों के आधार पर सीखेगा, तो हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, सामाजिकरण का एक
प्रमुख कारण है, देखिए प्राइमरी या प्राथमिक कह लो या प्रमुख कह लो, ये होता है जी हमारा फैमिली या परिवार। कैसे होता है? प्राइमरी का मतलब क्या है? जो सर्वप्रथम हमें सामाजिककरण के बारे में बताएगा। कैसे बताएगा जी? जब हम छोटे होते हैं तो हमें हमारे माँ बाप, हमारे भाई बहन ही तो सिखाते हैं ना, ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं करते हैं, ये करना अच्छी बात है, ये करना गंदी बात है ना, ऐसे सिखाते हैं ना। तो फैमिली होगा हमारा प्रमुख कारक या प्राथमिक कारक। ओके, ये सब बातें बाद में आती है, कंप्यूटर हेरिडिटी तो है ही नहीं, और पॉलिटिकल पार्टीज तो बहुत बाद में आती है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। गिविंग चिल्ड्रन ग्रुप वर्क इज एन इफेक्टिव पेडागोजिक स्ट्रेटजी सिंस, बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है, क्योंकि क्यों है भाई? इट हेल्प्स टू रिड्यूस टीचर्स वर्क, जी नहीं, हम अपने काम को कम करने के लिए नहीं कहेंगे। ठीक है, काम कम हो जाता है, गलत बात है। छोटे समूह में कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों पर हावी होने की अनुमति होती है, ये बात भी गलत है कि भाई हम डोमिनेट करने के लिए बात कर रहे हैं, गलत है। चिल्ड्रन लर्न फ्रॉम ईच अदर एंड सपोर्ट ईच अदर इन लर्निंग प्रोसेस, ये बात सही है कि जब हम ग्रुप बना देते हैं, समूह बना देते हैं, तो सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं, ये होगा हमारा आंसर सही। फोर्थ भी देख लेते हैं, चिल्ड्रन विल बी एबल टू डू देयर वर्क क्विकली, कि जल्दी कर पाते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। मीन टू से ऑप्शन नंबर 3 विल बी आवर आंसर। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 30th। A child with normal intelligence shows difficulty in reading and comprehending language. It indicates that the child is showing symptoms of, एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है, तो यह संकेत देता है कि बच्चा यस डैश का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। और देखिए, जहां पर बात आ जाए रीडिंग की, पठन की, तो वहां पर आंसर होगा हमारा डिसलेक्सिया। ठीक है, या देखिए यहां पर दिया है पठन अक्षमता, तो यही होगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 1। यहां पर भी पठन दिया गया है और यहाँ पर भी पढ़ने की बात की गई है, तो यही होगा हमारा आंसर। तो होपफुली आज के वीडियो लेक्चर में आपको काफ़ी बातें समझ में आई होंगी, हमने बड़ी ही डिटेल से समझा है सारी चीज़ों को। तो चलिए जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड स्टे ट्यून्ड विद पवित्रा एकेडमी।